हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। माय नेम इज़ तनु राय और आज हम करेंगे चैप्टर 2 का पार्ट 1 में मैं आपको पूरा बैकग्राउंड बता चुकी हूँ कि 7वीं से 12वीं शताब्दी तक क्या क्या चीज़ें हुई और कैसे राजा लोग आए, क्या कुछ भारत के थे, कुछ बाहर से आए, कैसे उन्होंने अपने आप को भारत में स्थापित किया, अपने आप को उन्होंने भारत में बढ़ाया और आज हम जिन चीज़ों का देख रहे हैं उनका क्या कारण रहा है। तो ये चीज़ हम देख चुके हैं। अब है हमारा चौल राज्य, जो हम इसके बारे में देखेंगे। तो चौल राज्य एक बहुत ही फेमस, इम्पॉर्टेंट भी और फेमस भी हमारे इतिहास में रहा है। ये दक्षिणी भारत में मौजूद था ये दक्षिणी भारत में। और इसका ज़्यादातर जो विकास हुआ है वो तमिलनाडु के आसपास हुआ है। तो आप जब आज का मैप देखेंगे तो आपको समझने में इजी हो जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें जो हमें इम्पोर्टेंट पढ़ना है वो ये है, उरेयूर और तंजावुर तक का जो विकास। जो कावेरी नदी है ना, वो डेल्टा बना के लाती थी अपने साथ। डेल्टा का मतलब ये होता है कि नदी द्वारा अपने साथ मिट्टियों को जमा करके लाया जाता था और एक जगह पर वो जमा हो जाती थी सारी चीज़ें, फिर वो एक रहने के लिए एक जगह बन जाती थी। अच्छी सी ज़मीन तैयार हो जाती थी रहने के लिए, कृषि के लिए, और ज़्यादातर वहाँ पे जंगल वगैरह भी होते थे। तो ऐसे ही एक जगह थी कावेरी डेल्टा पर, वहाँ पर एक परिवार रहता था मुटियार। यह पल्लव राजाओं का पंडितों के रूप में जाने जाते थे और ये लोग बहुत वहाँ पर फेमस थे और बहुत इम्पॉर्टेंट वहाँ पर होते थे। लेकिन 9वीं शताब्दी आते आते चोल वंश ने वहाँ पर अपना कब्जा जमा लिया और वो अपने साथ अपना गुरु बोल सकते हैं या पंडित बोल सकते हैं, वो उस परिवार को लाया। वो थे विजयालय परिवार को अपने साथ लाया। उन्होंने पूरे कावेरी क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, क्योंकि कावेरी क्षेत्र बहुत इम्पोर्टेंट था, बहुत उपजाऊ था। कृषि की नज़रिए से या नदियों के नज़रिए से, तो वहाँ पे विकास होना, वहाँ पे कृषि होना बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट था हमारे राज्यों के लिए। तो उन्होंने ऐसा ही किया और फाइनली वहाँ पर चोल साम्राज्य ने अपने आप को स्थापित करके वहाँ का राजा बना लिया। वहाँ का राज्य उनके पूरे हाथ में आ गया। तो वहाँ पे जो चोल साम्राज्य ने जो काम किया वो ये था, तंजावुर शहर उन्होंने विकसित किया और निशुंभ सुदनी मंदिर उन्होंने वहाँ पे बनाया, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी हिस्ट्री को पढ़ने में, क्योंकि हमें वो इतिहास के बारे में और चोल साम्राज्य के बारे में बहुत सारी जानकारी देते हैं। तो राजा प्रथम थे जो चोल साम्राज्य के, बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली और फेमस राजा थे। उन्होंने तंजावुर मंदिर का निर्माण करवाया था और गंगकोड चोलपुरम मंदिर उन्होंने बनवाया था। ये मंदिर बहुत फेमस थे और अभी भी हैं। और इन मंदिरों के पीछे की जो खास बात होती थी कि ये बस्तियों का केंद्र होता है। यानी ये मंदिर है, ठीक है, आपको बताती हूँ, ये मंदिर है, इसके पास आके गांव बस जाएंगे, लोग रहना शुरू कर देंगे, तो ये केंद्र बन जाएगा ना किसी भी चीज़ का। फिर ये लोग अपना जीवन वहाँ जिएंगे, वहाँ कृषि करेंगे, वो अपने गांव बसाएंगे, फिर वहाँ रहना शुरू कर देंगे, फिर वो अपनी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करेंगे। तो ये चीज़ आपने देखी होगी, आप कहीं घूमने जाओ, जैसे इंडिया गेट है, आप वहाँ पे कहीं घूमने जाओ तो वहाँ पे देखोगे लोगों को कि कोई सामान बेच रहा है, कोई खिलौने बेच रहा है, कोई खाने का सामान बेच रहा है, कोई घर सजाने का सामान बेच रहा है। कुछ ना कुछ लोग बेचते ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनका आर्थिक जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, इसीलिए। तो ये चोल साम्राज्य में भी यही चीज़ होता था, इसलिए वो और भी इम्पोर्टेंट हो गया। तो आपको चीज़ समझ में आई कि इतिहास हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ये आज के समय में भी बहुत सी चीज़ें वैसी ही होती जो पहले भी हुआ करती थी। कुछ चीज़ें बदल सकती है, लेकिन बहुत सी चीज़ें आज वैसी होती। तो चोल साम्राज्य में जो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो थी कांस्य प्रतिमाएं थी। वो मतलब कांस्य की जो मूर्तियाँ बनाई जाती थी, हाथ से बनाई जाती थी, बिल्कुल, क्योंकि वो तो वह पूरी दुनिया में सबसे सुंदर और सबसे अच्छी मूर्तियाँ मानी जाती हैं। और इसके अलावा चोल साम्राज्य अपने कृषि विकास के लिए बहुत फेमस था। तो हम देख लेते हैं उनका कृषि का विकास कैसे हुआ। वो नदियों के द्वारा सिंचाई करते थे। इसका मतलब उन्हें साफ़ शुद्ध पानी मिलता था, उनके पास ज़मीन उपजाऊ थी और वह साल में 2 फसलें उगाते थे। कुछ ज़मीन ऐसी होती थी कि साल में एक ही फसलें उगा सकते हैं उस पर, फिर वो कुछ टाइम के लिए छोड़नी पड़ती थी ताकि वो फिर से उपजाऊ बन सके। लेकिन कावेरी डेल्टा की जो भूमि थी बहुत उपजाऊ थी, इसलिए वो साल में 2 बार फसलें उगा सकते थे। सिंचाई का विकास हुआ, वो कैसे हुआ देखिए। ये जो हम पॉइंट देखेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि आज के समय में भी ऐसी बहुत सी चीज़ें इसमें हैं। जैसे कि बाढ़ को रोकने के लिए उन्होंने बांध का निर्माण किया। आज के समय में भी बांध बनाए जाते हैं, जिन्हें डैम कहा जाता है इंग्लिश में। नहर बनाए उन्होंने,
बारिश का पानी जमा करने के लिए सरोवर और तालाब का निर्माण किया। मतलब कि वो सिर्फ नदियों के पानी के भरोसे नहीं रहते थे, क्योंकि उस एरिया में बारिश भी बहुत अच्छी होती थी, इसलिए वो बारिश के पानी का भी इम्पोर्टेंस जानते थे। जैसे आज के समय भी कहा जाता है कि बारिश के पानी को जमा करना चाहिए और बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ऐसे ही पहले के लोग भी उस चीज़ को जानते थे। अब है साम्राज्य का प्रशासन। हमने तो देख लिया कि वहाँ की बस्तियाँ वगैरह कैसी थी, राजा कैसे थे। अब देखना है कि वहाँ का साम्राज्य कैसा था, लोग कैसे काम करते थे, कौन शासन चलाता था। ये था कि वहाँ का जो किसान बस्ती था उसे उर कहते थे, और जो नाडू है वह गांव के समूह को कहा जाता था। ठीक है, तो ये जो लोग हैं, मतलब ये जो समूह, ये बहुत फेमस थे वहाँ पे। किसानों की एक पूरी बस्ती हुआ करती थी, वो वहाँ पे सभी व्यक्ति या सभी लोग किसान ही हुआ करते थे। और इसके अलावा मूवेंदल वेलन और आरियार राजा, ये बहुत वहाँ पे फेमस लोग थे, यानी बहुत ज़्यादा अमीर हुआ करते थे। ये किसानों से ज़्यादा अमीर होते थे, लेकिन राजाओं के नीचे काम किया करते थे। और ये भूस्वामी भी हुआ करते थे, यानी इनके पास बहुत सारी भूमि यानी ज़मीनें हुआ करती थी। ये लोग ज़मीनों के मालिक होते थे, और कुछ किसान इनकी भूमियों पर या इनकी ज़मीनों पर काम करते थे, कुछ के पास अपनी होती थी। तो जो लोग बहुत अमीर हुआ करते थे, उन्हें ये मूवेंदल वेलन और आरियार की उपाधि दे दी जाती थी, ताकि उनका गाँव में सम्मान बढ़े और वह राजा का भी सम्मान करें। इससे लोग फिर अपने आप को विकास करने में लोग को बहुत मदद मिलेगी कि वह भी ऐसी उपाधियाँ लेके, उन्हें बहुत सारी छूट भी दी जाती थी, इससे टैक्स नहीं देना पड़ता था। ऐसी चीज़ें वो भी अपने साथ कर सकें, और इससे जल्दी से राज्यों का विकास भी हो उनके। इसके अलावा जो एक बहुत फेमस वहाँ पे चीज़ थी, वो थी भूमि अनुदान प्रथा। यहाँ पे मतलब ब्राह्मणों को भूमि दी जाती थी और इन्हें ब्रह्मदेय कहा जाता था, यानी ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को ब्रह्मदेय कहा जाता था। और जो उन्हें भूमि दी जाती थी ना, उस पूरी भूमि पर उन्हीं का अधिकार होता था, ब्राह्मणों का ही। तो वो चाहे उस भूमि के साथ कुछ भी करे, उस पर टैक्स लगाए, वो उस पर कुछ भी उपजाऊ काम करें, जैसे कृषि वगैरह करें या मंदिर निर्माण करें। तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं कि कैसे उस समय ब्राह्मण जो लोग थे, जो पंडित लोग थे, वो बहुत इम्पॉर्टेंट थे और वो बहुत पूजनीय माने जाते थे। तो अक्सर जो ब्राह्मण होते थे वह बड़े बड़े मंदिर बनवा दिया करते थे उन भूमि पर, और फिर उन भूमि की दीवारों पर किसने दान दी, क्यों दी, कब दी वगैरह, ऐसी सारा ब्यौरा उनके दीवारों पर, उनके ब्यौरावार, मतलब एक जो बुक होती थी जिस पे लिखा जाता था कि किसको भूमि मिली है, कौन इसका मालिक है, वो सब लिखा जाता था। इसके अलावा नगरम एक ग्रुप हुआ करता था जो व्यापारिक संघ होता था, और ये सारा प्रशासन का काम करता था कि राजा क्या काम करेगा, उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, कौन टैक्स जमा करेगा, कौन सेना में भर्ती होगा, किसकी सैलरी कितनी होगी, ये सब चीज़ें होती थी। तो अब आज हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो गया है, और नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 3 आएगा। तो आप प्लीज़ उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करके बताओ को कैसी लगी, और टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, मेरे साथ आपको लिंक मिल जाएगा। और अदर वीडियोस के भी आपको लिंक मिल जाएंगे, उनकी प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।